नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखेंगे जो बीपीएससी के पीटी में पूछे गए हैं। 38वीं बीपीएससी से लेकर के 64वीं बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, उन सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, उसी का अगला सीरीज है दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अगला सीरीज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर पर देख रहे हैं। मैं प्रकाश कुमार पीएसबी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। चलिए, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज के एपिसोड में आप देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास के जितने प्रश्न जो है बीपीएससी में आए हैं और उससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस से प्रश्न आते हैं, उनको हम बेहतर ढंग से आपके सामने में प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सारे स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं, मैं तो इंसान हूँ, कुछ त्रुटियाँ भी हो सकती है, तो उसमें ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। और अगर कोई आप टॉपिक चाहते हैं पढ़ना है स्पेशली हमसे, तो मैं वो उस टॉपिक पर भी एक वीडियो शूट करूँगा। आपसे नम्र निवेदन है कि आप अवश्य ही कमेंट करें। अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं हिस्ट्री में, किसी भी विषय से संबंधित जो कि जीके जीएस से हो, तो मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के पहला प्रश्न जो है वो महाभारत का अनुवाद से है। दोस्तों, महाभारत का सबसे पहले महाभारत को लिखने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। ये प्रश्न आपके लिए है। महाभारत का जो लिखा था, महाभारत को किसने लिखा था, उसके बारे में आपको बताना है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि महाभारत को किसने लिखा। मैं जो बताने जा रहा हूं कि महाभारत को फारसी में जो अनुवाद किया गया था, कुछ लेखक हैं, फारसी में ट्रांसलेट किया गया था महाभारत को, किसके नाम से, तो रज्म नामा के नाम से, रज्म नामा के नाम से फारसी में जो है महाभारत का अनुवाद किया गया था। लेकिन ये जानना अति आवश्यक है कि महाभारत को आखिर में किसने रज्मनामा में अनुवाद किया, रज्मनामा नाम से महाभारत को अनुवाद किया। क्योंकि रज्मनामा का मतलब ही होता है महाभारत, फारसी में रज्मनामा का मतलब ही होता है महाभारत, और उसको फारसी में अनुवाद किया गया था। तो इसमें कुछ लेखक हैं, नकीब खां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल और फैजी। दोस्तों, ये चार लेखक हैं, नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल, फैजी। इन चारों ने मिलकर के महाभारत का अनुवाद जो है रज्मनामा में किया था, फारसी में किया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि महाभारत का अनुवाद जो है रज्मनामा में
किन किन लेखकों ने किया, किन लेखकों ने मिलकर के रजमनामा के रूप में अनुवादित किया? तो नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल और फैजी। याद रखें दोस्तों। दूसरा प्रश्न है रामायण से। आप जानते हैं रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि हैं, और रामायण का अर्थ होता है राम कायन, मतलब राम की कहानी, और राम का ही वर्णन है। इसमें नायक के रूप में राम है और नायिका के रूप में जो है वो सीता माँ है। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि है, और इस रामायण का भी अनुवाद जो है फारसी में किया गया था दोस्तों। याद रखें दोस्तों, फारसी में किया गया था, और इसको जो फारसी में अनुवाद किया गया था बदायूनी के द्वारा किया गया था। याद रखेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि महाभारत को फारसी में अनुवाद जो किया गया था रजमनामा के नाम से, उसको किसने किया? नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल और फैजी। लेकिन रामायण को जो है फारसी में जो अनुवाद किया गया था वो किसने किया था? बदायूनी ने, और वाल्मीकि जो थे रामायण के रचयिता थे। वैसे रामायण के रचयिता रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में है, इसको लिखने वाले व्यक्ति थे तुलसीदास, और ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। याद रखिएगा दोस्तों, अकबर के समकालीन थे। कौन? रामचरितमानस जो है लिखा गया है अवधी भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा, और ये अकबर के समकालीन थे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि वेद जो है, वेद कितने हैं? 4 हैं। हम सभी जानते हैं, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा है कि वेद 4 होते हैं। सबसे लेटेस्ट वेद जो है वो अथर्ववेद है दोस्तों, अथर्ववेद है। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी, और अथर्ववेद को ही फारसी में अनुवाद जो है अथर्ववेद को किनके द्वारा किया गया था? तो मैं बता दूं, शुरू में बदायूनी ने अथर्ववेद को फारसी में, शुरू में अथर्ववेद को फारसी में बदायूनी ने अनुवाद करना शुरू किया, लेकिन इसको पूरा जो किया इब्राहिम सरहिंदी ने किया। याद रखिए दोस्तों, इब्राहिम सरहिंदी ने, याद रखिएगा, इब्राहिम सरहिंदी और बदायूनी ने मिलकर के अथर्ववेद को क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। रामायण को फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया, और महाभारत को फारसी में अनुवाद रजमनामा के नाम से नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल और फैजी ने किया। तो ये प्रश्न आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, और मैं आशा करता हूं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपके आने वाले परीक्षा में जरूर आएंगे और आपके बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, आप लाइक जरूर करते रहिए, इससे मोटिवेशन, इंस्पायरेशन मिलता है, और सारे बेहतर वीडियो मैं आपके लिए बना सकूंगा। इसलिए आपसे एक विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, लीलावती का अनुवाद जो है फैजी ने किया था। लीलावती का अनुवाद जो है फैजी साहब ने किया था, फैजी ने किया था फारसी में। उसके बाद है राजतरंगिणी। आप जानते हैं कि राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखी गई है, इसको भी फारसी में अनुवाद जो किया गया वो मोहम्मद शाहवादी के द्वारा किया गया था। शाहवादी के द्वारा किया, मोहम्मद शाहवादी के द्वारा राजतरंगिणी का जो है अनुवाद किया गया, और राजतरंगिणी के लेखक जो थे वो कौन थे? कल्हण थे। काली या दमन का अनुवाद जो है, काली या दमन का भी अनुवाद जो है अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अबुल
फजल के द्वारा किया गया। याद रखिए दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा किया गया। और नल दमयंती, नल दमयंती का अनुवाद जो है किनके द्वारा किया गया था? फैजी ने किया था। ये भी याद रखें। रामायण महाभारत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, राजतरंगिणी भी इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। अब है दोस्तों पंचतंत्र का नाम आप सुने होंगे। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसका भी अनुवाद किया गया था दोस्तों फारसी भाषा में, और इसका अनुवाद जो किए थे अबुल फजल। अबुल फजल, देखिए अबुल फजल जो थे 9 रत्नों, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। याद रखिएगा दोस्तों, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था, और इसको भी फारसी में अनुवाद जो किया गया था वो अबुल फजल के द्वारा किया गया था दोस्तों। और अबुल फजल जो थे वो अकबर के दरबार में एक 9 रत्नों में से एक थे, और अबुल फजल ने अकबर नामा नामक पुस्तक लिखी, जिसे आईने अकबरी भी कहा जाता है। आईने अकबरी, आईने अकबरी के रचयिता लेखक जो है वो अबुल फजल है, और अकबरनामा के भी रचयिता जो है वो अबुल फजल है, जिन्होंने पंचतंत्र को, विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र को क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप हो सके तो इसे नोट डाउन करते चले, वीडियो को पॉज करके आप इन सारे चीजों को, सारे प्रश्नों को आप जो है अपने नोटबुक में अवश्य नोट डाउन कर ले, राइट डाउन कर ले, क्योंकि ये प्रश्न आपको कभी भी काम दे सकते हैं, आपके किसी भी एग्जाम में काम दे सकते हैं। अब है अकबर के काल में दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है अकबर। अकबर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि मुगल वंश की स्थापना जो किए थे बाबर किए थे, और बाबर के बाद आया था हुमायूं, और हुमायूं के बाद ही आया था अकबर, क्योंकि हुमायूं का ही पुत्र था अकबर, मतलब बाबर का पोता था कौन? अकबर। अकबर के बारे में जानने से मैं बता दूं, ये एक निरक्षर शासक था। याद रखिएगा, निरक्षर शासक था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। ये पढ़ा लिखा नहीं था। कौन? अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, याद रखिएगा दोस्तों। और अकबर के काल को देखिए, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा विकास अगर किसी भी शासक के शासनकाल में हुआ, वो था अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसीलिए अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हम जानते हैं कि निरक्षर, लेकिन राष्ट्रीय सम्राट था ये। याद रखिए दोस्तों, एकमात्र शासक जिसे राष्ट्रीय सम्राट की दर्जा दी गई है वो है अकबर, है ना। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट की दर्जा दी गई। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। निरक्षर अकबर जो था निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था दोस्तों, पढ़ा लिखा बिल्कुल ही नहीं था। और मुगल वंश के संस्थापक बाबर और बाबर के पुत्र हुमायूं, और हुमायूं के पुत्र जो थे अकबर थे। तो हुमायूं के बीच में जो है शेरशाह सूरी आ गए थे, वो हुमायूं के बाद हुमायूं को हरा करके, और फिर उसके बाद जो है अकबर आए। अब है अकबर के दरबार में, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, अकबर जो है चित्रकारी का भी शौकीन था। अकबर के दरबार में कुछ चित्रकार रहते थे दोस्तों। अकबर के दरबार में जो है कुछ चित्रकार रहते थे। ये क्वेश्चन बीबीएसई में आया हुआ है कि अकबर के दरबार में दो जो चित्रकार रहते थे, दसवंत और वसावंत। ये है दसवंत और वसावंत। ये दो चित्रकार हैं जो मशहूर चित्रकार हैं अकबर के दरबार के।
ये दो रहा करते थे अकबर के दरबार में। और भी चित्रकार है जैसे मीर सैयद अली, इसको भी याद रखें, मीर सैयद अली, इसको भी याद रखें दोस्तों। अकबर के दरबार में चित्रकार थे, दो चित्रकार थे, याद रखिएगा दोस्तों। चित्रकार थे एक दसवंत और वसावन, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। अब्दुस समद याद रखिएगा, ये चार चित्रकार थे, दसवंत वसावन, मीर सैयद अली, अब्दुस समद। इसमें से दो चित्रकार बहुत ही अच्छे थे, दसवंत और वसा। ऐसा नहीं कि ये लोग अच्छे नहीं थे, ये लोग भी अच्छे थे। अब है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, किसने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी? जब्ती प्रणाली, तो आपको पता होगा कि जब्ती प्रणाली जो है अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था दोस्तों? अकबर ने जब्ती प्रणाली शुरू किया था। याद रखिएगा दोस्तों, अकबर निरक्षर शासक था, पढ़ा लिखा नहीं था। इस एकमात्र शासक जिसको राष्ट्रीय सम्राट घोषित किया गया है वो है राष्ट्रीय सम्राट। कौन है? अकबर। और अकबर जो था वो बाबर का पोता था और हुमायूं का बेटा था। अकबर के दरबार में दो महान चित्रकार रहते थे, दसवंत और वसावन। इसके अलावा भी और भी चित्रकार रहते थे, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। और जब्ती प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? अकबर के द्वारा की गई। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर कमेंट करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। क्योंकि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर पर देख रहे हैं, और ये मेडावल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बहुत ही टॉप मोस्ट प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ, और इसको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। जॉन कंपनी, एक और नाम है, बड़ा सा नाम है, मिस कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, इसको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके शासनकाल में इसका गठन हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में। याद रखिएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिसे जॉन कंपनी भी कहा जाता है, अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये सारे प्रश्न आप आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर पर देख रहे हैं दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप जरूर कमेंट करें और लाइक करें, और बीच बीच में अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करते रहें। अब है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? देखिए, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? दरबार क्वेश्चन है यूरोपीय चित्रकारी का, तो चित्रकारी का प्रेमी थे। हिंदी साहित्य भी जो है स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, अकबर। एतामादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? बटाई शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता है लगान निर्धारण का तरीका। लगान निर्धारण का तरीका। बटाई, मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या मतलब होता है? लगान निर्धारण का तरीका। दास्ते अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान दोस्तों क्या है? दास्तान ए अमीर हमजा। अमीर
हमजा का चित्रांकन मतलब चित्र जो है किसके द्वारा किया गया, तो अकबर के द्वारा किया गया था। ये कार्य भी है दोस्तों अकबर के द्वारा करवाया गया था, है ना। ये कार्य भी किसके द्वारा करवाया गया था, अकबर के द्वारा करवाया गया था। दिस इज प्रकाश कुमार स्पीकिंग फ्रॉम आकाश IAS रिसर्च सेंटर। यू मस्ट बी एबल टू शेयर दिस वीडियो टू योर study groups, to your study circle, to your friends, close bosom friends. Now this will be the second question. अब अगला प्रश्न है कि दो अस्पा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो अस्पा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर मुकम्मल करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।